नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास निर्मला भाग 13 में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने निर्मला के सारे भाग को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी देख ली तुम्हारी मर्दांगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ। जाकर महाराज से कहा खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर पड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो गया है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई। यह बात पहले ही नहीं समझती थी, नहीं तो इनको इतनी तपस्या करनी क्यों पड़ती, इतने स्वांग क्यों भरने पड़ते। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके हृदय में विलप्ति की ज्वाला ऐसी धधकती रहती थी। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सब के सब प्राणी सुख सेज की पर तो नहीं होते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने कुछ गठरी धोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर ही नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की रहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर पड़ी है। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की क्रांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुहरोज घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर न देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए असहाय थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ी ही काम किया जाता है। मत किया करो, बहुत मुकदमे मिलेंगे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और सांस की भेंट लेकर आती है तो उसका न आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्यों तो निकलती मालूम होती। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी आइए, कुछ खाने का निकाल दीजिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्करी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दे दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बाराक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वही खा रहा हूँ।
मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़ कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता है? निर्मला ने यह बात प्रशांत मारने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूँ, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करो तो यही होगा कि लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका जवाब कुछ नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने मुकबिल से बातें नहीं की। सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि इन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिष्योन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आँख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ नहीं पढ़ते थे। इनका समय ही न मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम से चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देख जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेज़ी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम न दे सके। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू क्या है। यह देखकर वह उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता है। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, वह वकील साहब अपनी आधी शताब्दी भी भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते? अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यो आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता हूँ। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लीजिए। मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं है। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना पसंद नहीं है तो कल से नहीं जाऊँगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी रुक जा रही है तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर रहे हो? खेलने के सिवा कहीं घूमने नहीं जाते। मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इससे तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा अपेक्षा नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे मैंने इन्हें घूमते देखा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। वकील, किसी को ऐसी गरज पड़ती है तुम्हारी मुंह पर शिकायत करे और तुमसे बैर बोल ले? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर घर की खपरेल फोड़ते दिखे। मुझसे इस किस्त की शिकायत एक आदमी ने नहीं की, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास नहीं करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिरा कर कहा, मुझे वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं, जब कहिए तब चला जाऊँ। वकील, तुमने क्यों मुंह लटका लिया? क्या वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो जहाँ भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहाँ तुम्हें क्या तकलीफ़ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वह झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुझे क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस। तकलीफ़ भी कोई नहीं, और हो सके तो सह भी सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊँगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे मुझे वहाँ जाना भी ना पड़े।
और इल्ज़ाम भी सिर पर न आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए ही जगह न होगी? मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकान में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्राय सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम ने, मैं क्या जानूं? कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं नहीं जा सकता? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने तब तो। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठा कर देती हैं। रुक्मणी, तू यह त्रियात चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जाकर पहुँची। उसे आड़े हाथों में लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का शुभ अवसर वह हाथ से नहीं जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बातें कहे, जहाँ मैं भूलूँ वहाँ सुधारे, सब कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उनसे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी? मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकाल देती हो, तिस पर कहती हो मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर उसके विषय में मुंह तक खुला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिया आए। अब इसी मनसाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रखने देते हैं। अगर लड़कों का बाल विवाह हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की, जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मनहर हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेतना दिया था, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला न तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़े जाने का हर्जा न होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह मालूम न थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बात करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान हो तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदल गईं। बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? तुमने मुझसे कभी कहा नहीं। निर्मला ने कहा, यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दी। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में कोई इधर उधर नहीं होती। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ। जब उन्हें फुर्सत रहती पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरस तो नहीं हो जाएगा। बधुआ जब वह खेलने जाने लगते तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न रहती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी, मैं तो आया कि इस वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की ज़रूरत नहीं। कहीं इसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा।
हाँ, जरा इसके मनोभाव को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूँगा, कुछ ज़्यादा खर्च न होगा। तुमने इस मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा।